नमस्कार दोस्तों, और इन्वेस्टेड सारथी के इस बेहद खास पॉडकास्ट युगांतर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत बड़ी तस्वीर देखी थी कि कैसे दुनिया का पुराना ढांचा, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते थे, अब टूट रहा है और हम एक नई और खतरनाक दुनिया में कदम रख रहे हैं। आज हम उस तस्वीर को थोड़ा जूम इन करेंगे। आज हम उन नट और बोल्ट की बात करेंगे जिन पर यह पूरी दुनिया टिकी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 21वीं सदी का सबसे कीमती पदार्थ क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा सोना, या शायद तेल, या फिर डेटा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये सब गलत जवाब हैं। आज की दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ वो है जो इस वक्त आपकी जेब में रखे फोन के अंदर है, जो आपकी गाड़ी के इंजन को कंट्रोल कर रहा है, जो बैंकों के सर्वर चला रहा है और जो अस्पतालों में MRI मशीनों को जिंदा रखे हुए है। वो पदार्थ है सिलिकॉन, यानी सेमीकंडक्टर चिप्स। आज के इस एपिसोड में हम उस महायुद्ध की गहराई में उतरेंगे जो सीमाओं पर जमीन के लिए नहीं, बल्कि इस 1 इंच के सिलिकॉन के टुकड़े के लिए लड़ा जा रहा है। साथ ही हम उस दूसरी ताकत की बात करेंगे जिसके बिना ये सिलिकॉन का दिमाग बेकार है, और वो है ऊर्जा यानी एनर्जी। आज का ये एपिसोड थोड़ा लंबा और गहरा होगा, इसलिए इत्मीनान से बैठिए, क्योंकि आज हम भविष्य का वो नक्शा खोलने जा रहे हैं जो तय करेगा कि अगली महाशक्ति कौन होगी और आपका पैसा कहां बनेगा। शुरुआत करते हैं एक छोटे से विचार से। मान लीजिए कि कल सुबह जब आप सोकर उठें तो दुनिया से सारा तेल गायब हो जाए। क्या होगा? गाड़ियां रुक जाएंगी, हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। हम शायद बैलगाड़ी या साइकिल पर आ जाएंगे, लेकिन हम जिंदा रहेंगे, हमारा समाज चलता रहेगा। अब दूसरी स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कल सुबह दुनिया से सारी सेमीकंडक्टर चिप्स गायब हो जाएं। सिर्फ फोन और कंप्यूटर ही बंद नहीं होंगे, बल्कि बिजली के ग्रिड बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं। पानी की सप्लाई रुक जाएगी, क्योंकि पंप ऑटोमेटेड होते हैं। अस्पताल के वेंटिलेटर बंद हो जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा पैसा डिजिटल है। दुनिया भर की कम्युनिकेशन लाइंस ठप हो जाएंगी। हम सचमुच पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। इसीलिए आज के दौर में तेल से ज्यादा जरूरी चिप्स हैं। 20वीं सदी में कहा जाता था कि जिसके पास तेल के कुएं हैं, दुनिया उसकी मुट्ठी में है। लेकिन 21वीं सदी में यह कहावत बदल गई है। अब कहा जाता है कि जिसके पास कंप्यूटिंग पावर है, दुनिया उसकी मुट्ठी में है। और कंप्यूटिंग पावर आती है इन नन्ही चिप्स से। भाग 2, ताइवान का संकट और दुनिया की गर्दन। अब आप सोचेंगे कि ये चिप्स तो हर जगह हैं, तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि इन चिप्स को बनाना मानव इतिहास का सबसे जटिल और मुश्किल काम है। एक अत्याधुनिक चिप, जिसे हम एडवांस नोड चिप कहते हैं, उसका आकार इंसान के बाल की चौड़ाई से भी 10,000 गुना छोटा होता है। उस पर अरबों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में, जी हां, पूरी 8 अरब की आबादी वाली दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है जो सबसे बेहतरीन और सबसे एडवांस चिप्स बना सकती है। उस कंपनी का नाम है TSMC, यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और यह कंपनी ताइवान नाम के एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। अब यहां जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की एंट्री होती है। ताइवान वो जगह है जिस पर चीन अपना दावा करता है और कहता है कि ये मेरा हिस्सा है। अमेरिका कहता है कि हम ताइवान की रक्षा करेंगे। सोचिए, दुनिया की पूरी डिजिटल इकोनॉमी, एप्पल से लेकर एनवीडिया तक और अमेरिकी सेना के फाइटर जेट से लेकर मिसाइल सिस्टम तक, सब के सब ताइवान में बनी चिप्स पर निर्भर है। इसे सिलिकॉन शील्ड कहा जाता है। दुनिया की सांसें ताइवान पर अटकी हैं। अगर कल को चीन ताइवान पर हमला कर देता है या सिर्फ समंदर का रास्ता रोक देता है, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा झटका लगेगा जो 1929 की महामंदी से भी भयानक होगा। दुनिया का GDP 10% तक गिर सकता है। इस सप्लाई चेन को समझना एक निवेशक के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ताइवान की बात नहीं है। चिप बनाने के लिए जो मशीनें चाहिए होती हैं, वे इतनी जटिल हैं कि उन्हें दुनिया में सिर्फ एक कंपनी बनाती है, जिसका नाम है ASML, और वो नीदरलैंड्स में है। चिप का डिजाइन अमेरिका में बनता है, केमिकल्स जापान से आते हैं, और पैकेजिंग मलेशिया या वियतनाम में होती है। ये एक ऐसी मकड़ी का जाल है जिसमें से अगर एक भी धागा टूट गया तो पूरा सिस्टम गिर पड़ेगा। और यही कारण है कि आज हर बड़ा देश, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, यूरोप हो या हमारा भारत हो, सब डरे हुए हैं। सबको लग रहा है कि हमारी गर्दन किसी और के हाथ में है। और इसी डर ने जन्म दिया है चिप वॉर, यानी चिप्स के युद्ध को। भाग 3, अमेरिका बनाम चीन प्रौद्योगिकी का शीत युद्ध। अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाई है। उन्होंने देखा कि चीन बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका को डर था कि कहीं चीन उनसे बेहतर चिप्स न बना ले और दुनिया का बॉस न बन जाए। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने टेक्नोलॉजी डिनायल रिजीम लागू कर दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने चीन को एडवांस चिप्स बेचने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी रोक लगा दी कि कोई भी कंपनी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो,
अगर वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है तो वो चीन को सामान नहीं बेच सकती। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसे आप ऐसे समझिए कि किसी धावक के पैर बांध दिए जाएं और फिर कहा जाए कि दौड़ो। अमेरिका का मकसद साफ है, चीन की टेक्नोलॉजी ग्रोथ को रोकना। लेकिन चीन भी चुप बैठने वाला नहीं है। चीन ने अब अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा खुद की चिप इंडस्ट्री खड़ी करने में लगा दिया है। वे पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चिप्स जो कारों और घरेलू उपकरणों में लगती हैं, उसमें मार्केट लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेगेसी चिप्स कहते हैं। इस लड़ाई का नतीजा ये हो रहा है कि अब ग्लोबलाइजेशन का वो नियम कि जहां सस्ता बने वहां बनाओ, वो खत्म हो गया है। अब नियम है कि अपने घर में बनाओ। अमेरिका ने चिप्स एक्ट पास किया है और अरबों डॉलर कंपनियों को दे रहा है ताकि वे अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएं। भारत ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है और $10 अरब का इंसेंटिव दे रहा है। हम देख रहे हैं कि माइक्रॉन गुजरात में आ रहा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपने प्लांट लगा रहा है। ये सब सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। एक निवेशक के तौर पर आपको ये समझना होगा कि जब सरकारें पानी की तरह पैसा किसी सेक्टर में बहाती हैं तो वहां एक बहुत बड़ा बूम आता है। ये एक सुपर साइकिल की शुरुआत है। आने वाले 10 सालों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का वो दौर आएगा जो हमने पिछले 20 सालों में आईटी सेक्टर में देखा था। भाग 4, ऊर्जा संक्रमण माइनस तेल से बिजली की ओर। अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं, जो चिप्स जितना ही महत्वपूर्ण है। वो है एनर्जी यानी ऊर्जा। इन अरबों चिप्स को चलाने के लिए, डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बेहिसाब बिजली की जरूरत होती है। एआई की भूख बिजली के लिए इतनी ज्यादा है कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में एक डेटा सेंटर को उतनी बिजली चाहिए होगी जितनी एक छोटे शहर को चाहिए होती है। इसके साथ ही दुनिया एक और बड़े बदलाव से गुजर रही है जिसे हम एनर्जी ट्रांजिशन कहते हैं। हम जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल और गैस से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। अक्सर हमें लगता है कि ये बदलाव सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए हो रहा है। हम सोचते हैं कि सरकारें क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित हैं। ये सच का एक हिस्सा है, लेकिन पूरा सच नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में नैतिकता नहीं होती, वहां सिर्फ स्वार्थ और सुरक्षा होती है। यूरोप और दुनिया के बाकी देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध से एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। जब रूस ने यूरोप की गैस लाइन बंद की तो यूरोप को समझ आ गया कि अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना आत्महत्या करने जैसा है। सूरज की रोशनी पर किसी शेख का कब्जा नहीं हो सकता, हवा पर किसी डिक्टेटर का राज नहीं हो सकता। अगर भारत अपने रेगिस्तान में सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाता है या अपने तटों पर पवन चक्की लगाता है तो वो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाता है। उसे अपनी विदेशी मुद्रा तेल खरीदने में खर्च नहीं करनी पड़ती। तो समझिए, ग्रीन एनर्जी का असली मतलब है एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी ऊर्जा की आजादी। भाग 5, नई निर्भरता और क्रिटिकल मिनरल्स का जाल। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा पेंच है, और ये पेंच ऐसा है जो दुनिया के नेताओं की नींद उड़ा रहा है। हम तेल के कुएं से निकलकर एक नए जाल में फंस रहे हैं। सोलर पैनल बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी बनाने के लिए, पवन चक्की के टरबाइन बनाने के लिए हमें कुछ खास खनिजों यानी मिनरल्स की जरूरत होती है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। मजे की बात यह है, या यूं कहें कि डरने वाली बात यह है कि आज की तारीख में इन खनिजों की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग का 60 से 80% हिस्सा चीन के पास है। चीन ने पिछले 20 सालों में चुपचाप दुनिया भर की खदानों में हिस्सेदारी खरीद ली है। कांगो में कोबाल्ट हो या दक्षिण अमेरिका में लिथियम, चीन हर जगह मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अगर हम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाते हैं तो हम ओपेक देशों की निर्भरता से निकलकर चीन की निर्भरता में चले जाएंगे। यही कारण है कि अब दुनिया भर में एक नई दौड़ शुरू हुई है। इसे हम माइनिंग रश कह सकते हैं। अमेरिका, यूरोप और भारत सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि चीन के बाहर एक नई सप्लाई चेन बनाई जाए। भारत सरकार ने भी काबिल नाम से एक कंपनी बनाई है जो विदेश में खदानें खरीद रही है। हमने हाल ही में अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक खरीदे हैं। यह सब भविष्य की तैयारी है। एक निवेशक के तौर पर आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी कंपनियां माइनिंग में हैं, कौन सी कंपनियां मेटल रिसाइकलिंग में हैं और कौन सी कंपनियां बैटरी केमिस्ट्री पर काम कर रही हैं। पुरानी दुनिया में जो रुतबा तेल कंपनियों का था, नई दुनिया में वो रुतबा माइनिंग कंपनियों और कमोडिटी प्लेयर्स का होगा। भाग 6, पावर सेक्टर का पुनर्जन्म। अब बात करते हैं बिजली की। भारत जैसे देश में जहां इकोनॉमी 7-8% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहां बिजली की मांग आसमान छू रही है। गर्मियों में हम देखते हैं कि पीक डिमांड के रिकॉर्ड टूट जाते हैं, और अब जब हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों और डेटा सेंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये मांग और भी तेजी से बढ़ेगी। लेकिन बिजली बनाना ही काफी नहीं है। असली चुनौती है उसे पहुंचाना और उसे स्टोर करना।
रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक दिक्कत है कि वो हमेशा उपलब्ध नहीं होती। सूरज रात को नहीं चमकता और हवा हमेशा नहीं चलती। इसलिए हमें बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज जैसे समाधान चाहिए। यही वजह है कि पावर सेक्टर, जिसे निवेशक पिछले 10 सालों से एक बोरिंग और सुस्त सेक्टर मानते थे, आज सबसे हॉट सेक्टर बन गया है। आप देख रहे होंगे कि पावर कंपनियों के शेयर कैसे भाग रहे हैं। ये कोई बुलबुला नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल बदलाव है। हमें नए पावर प्लांट चाहिए, हमें पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों को बदलना होगा, हमें हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने होंगे। जो कंपनियां ट्रांसमिशन टावर बनाती हैं, जो ट्रांसफार्मर बनाती हैं, जो केबल बनाती हैं और जो पावर फाइनेंस करती हैं, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकार का पूरा फोकस पावर रिफॉर्म्स पर है। एक निवेशक के लिए यहां सीखने वाली बात यह है कि कभी-कभी सबसे पुराने और बोरिंग दिखने वाले सेक्टर ही सबसे बड़ा रिटर्न देते हैं जब उनमें टेक्नोलॉजी और डिमांड का तड़का लगता है। भाग 7, भारत का अद्वितीय अवसर। तो इस पूरी वैश्विक उथल-पुथल में, चिप्स और एनर्जी की इस लड़ाई में हमारा भारत कहां खड़ा है? क्या हम सिर्फ एक दर्शक हैं या हम खिलाड़ी हैं? दोस्तों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि भारत इस वक्त एक बहुत ही सुनहरे दौर में है, जिसे हम स्वीट स्पॉट कहते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां एक रणनीति अपना रही हैं जिसे चाइना +1 कहा जाता है। वे अपनी सारी फैक्ट्रियां चीन में नहीं रखना चाहती, उन्हें डर है। वे एक विकल्प ढूंढ रही हैं। वियतनाम छोटा है, बांग्लादेश के पास संसाधन कम है। भारत ही वो एकमात्र देश है जिसके पास चीन जैसा स्केल है, जिसके पास बड़ी युवा आबादी है जो काम कर सकती है और जिसके पास इंजीनियरों की फौज है। जब एप्पल भारत में अपने आईफोन बनाता है तो वो सिर्फ एक फोन नहीं बना रहा, वो पूरी दुनिया को एक सिग्नल दे रहा है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार है। सरकार की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने इसमें आग में घी का काम किया है, लेकिन हमें यथार्थवादी भी होना चाहिए। हम रातों रात चीन की जगह नहीं ले सकते। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सुधर रहा है, हमारी लॉजिस्टिक्स लागत अभी भी ज्यादा है, लेकिन दिशा बिल्कुल सही है। भारत अब सर्विस सेक्टर से निकलकर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है। हम चिप्स की असेंबली शुरू कर रहे हैं और कुछ सालों में हम फैब्रिकेशन भी करेंगे। हम ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने का सपना देख रहे हैं। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो निवेशक भारत की इस 10 साल की कहानी पर दांव लगाएगा वो बहुत पैसा बनाएगा। भाग 8, निवेशक के लिए रणनीति -डॉट्स को जोड़ना। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सब जानकर आपको क्या करना चाहिए? आप अपने पोर्टफोलियो को इस नई दुनिया के लिए कैसे तैयार करें? मैं आपको कुछ बहुत ही स्पष्ट और सीधे सुझाव देता हूं। सबसे पहले, टेक्नोलॉजी को देखने का नजरिया बदलिए। अब तक हम सिर्फ उन कंपनियों को देखते थे जो सॉफ्टवेयर बनाती थीं या ऐप बनाती थीं। अब हार्डवेयर और डीप टेक का समय है। उन कंपनियों को देखिए जो डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं, जो रडार, सोनार और ड्रोन बनाती हैं, क्योंकि भविष्य के युद्ध स्मार्ट होंगे और उनमें चिप्स का इस्तेमाल बारूद से ज्यादा होगा। इसे हम डिफेंस इंडिजिनाइजेशन थीम कहते हैं। दूसरा, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने पोर्टफोलियो का एक कोर हिस्सा बनाइए। ये अब डिफेंसिव सेक्टर नहीं रहा, ये अब ग्रोथ सेक्टर है। इसमें भी सिर्फ बिजली बनाने वाली कंपनियों को मत देखिए, बल्कि उन कंपनियों को देखिए जो उस पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करती हैं, जैसे इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स और पावर फाइनेंस कंपनियां। तीसरा, कमोडिटीज पर नजर रखिए। तांबा यानी कॉपर को नया सोना कहा जा रहा है, क्योंकि इसके बिना न तो चिप्स चल सकती हैं और न ही बिजली के तार बन सकते हैं। एल्यूमीनियम और जिंक भी उतने ही जरूरी हैं। कमोडिटी साइकिल को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको ये समझना होगा कि बिना मेटल के ग्रीन वर्ल्ड नहीं बन सकता। और चौथा, मैन्युफैक्चरिंग थीम को प्ले कीजिए। वो कंपनियां जो भारत में फैक्ट्रियां लगा रही हैं, जो एक्सपोर्ट कर रही हैं और जो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रही हैं। इसमें ऑटो कंपोनेंट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी EMS कंपनियां शामिल हैं। निष्कर्ष और अगले एपिसोड का टीजर। दोस्तों, आज के एपिसोड का सार यही है कि दुनिया अब हवाई बातों से निकलकर ठोस चीजों पर वापस आ रही है। रियल एसेट्स, रियल मैन्युफैक्चरिंग, रियल एनर्जी और रियल सिक्योरिटी। डिजिटल दुनिया को चलाने के लिए फिजिकल दुनिया को मजबूत करना पड़ रहा है। चिप्स और एनर्जी, ये दो वो स्तंभ हैं जिन पर भविष्य की इमारत खड़ी होगी। अगर आप इन दो सेक्टर्स को समझ गए तो आप बाजार के शोरगुल को फिल्टर कर पाएंगे और असली ट्रेंड को पकड़ पाएंगे। आज हमने हार्डवेयर की बात की, मशीनों की बात की, लेकिन एक चीज है जो इन सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो अदृश्य है लेकिन दुनिया की हर सरकार, हर कंपनी और हर इंसान को कंट्रोल करती है। वह है पैसा, वह है करेंसी। क्या आपको पता है कि अमेरिका अपनी करेंसी डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है? अगर वो चाहे तो किसी भी देश को ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाल सकता है।
लेकिन अब दुनिया डॉलर के खिलाफ खड़ी हो रही है। ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लाने की बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक पागलों की तरह सोना खरीद रहे हैं, और उधर क्रिप्टो करेंसी एक नई दुनिया का वादा कर रही है। युगांतर के अगले और तीसरे अध्याय में हम द करेंसी वॉर यानी पैसों के महायुद्ध की बात करेंगे। हम बात करेंगे डी-डॉलराइजेशन की। क्या डॉलर का राज खत्म होने वाला है? क्या सोना फिर से पैसे का राजा बनेगा? और डिजिटल करेंसी आपकी जेब पर क्या असर डालेगी? जब कागजी नोटों की वैल्यू गिर रही हो, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, तो आप अपनी वेल्थ, अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाएंगे? अगला एपिसोड आपके बैंक बैलेंस, आपकी एफडी और आपके सोने के लिए सबसे जरूरी एपिसोड होने वाला है। अगर आपको आज का ये चिप्स और एनर्जी का गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें। ये मुझे बताता है कि आप इस तरह के डीप डाइव कंटेंट को पसंद करते हैं। अपने उन दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो निवेश को गंभीरता से लेते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि युगांतर का सफर अभी तो शुरू हुआ है और आगे बहुत कुछ आना बाकी है। कमेंट में मुझे लिखकर बताएं कि क्या आपको लगता है कि भारत सेमीकंडक्टर का ग्लोबल हब बन पाएगा या नहीं। आपके विचार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अंत में वही जरूरी और गंभीर डिस्क्लेमर, दोस्तों, मैं यहाँ जो भी बातें कर रहा हूँ वे मेरा विश्लेषण, अध्ययन और रिसर्च है। ये कोई निवेश सलाह, टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। मैं आपको दिशा दिखा सकता हूँ, नक्शा समझा सकता हूँ, लेकिन गाड़ी आपको खुद चलानी है। अपना कोई भी पैसा लगाने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, अपनी खुद की रिसर्च करें और अपनी रिस्क उठाने की क्षमता को समझें। नफा और नुकसान दोनों की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। सतर्क रहें, समझदार बनें और हमेशा बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचें। जय हिंद।